नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आप देख रहे हैं उन्नति टॉक्स। आज हम खास बात करेंगे क्योंकि हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए जिसने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि बेहतरीन जीत बीजेपी ने हासिल की है और 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है। और यहां पर मुझे याद आता है अरविंद केजरीवाल का वो बयान, जब वो कहते हैं कि अगर दिल्ली में मुझे हराना है तो बीजेपी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन सोचिए जरा, ऐसा क्या हुआ कि इसी जन्म में ये मुमकिन हो गया। इसकी वजह कहीं ना कहीं एनपैक भी है, क्योंकि पूर्वांचल समाज को कहीं ना कहीं एनपैक ने जिस तरीके से जोड़ा है और वोटर्स को भाजपा की तरफ ट्रांसफर किया है, वो जीत में बहुत ही ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। नमस्कार, मैं धन्यवाद देता हूं अनुराग तिवारी जी और उनकी पूरी टीम, एनपैक की पूरी टीम को। जिस तरीके से आप लोगों ने दिन रात लग करके मेहनत किया है, काम किया है, परिश्रम किया है और इस हमारे पूर्वांचल समाज की लड़ाई में, पूर्वांचल समाज के स्वाभिमान की लड़ाई में जिस तरीके से आप लोगों ने साथ दिया है, मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। तो आज के इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की, भाजपा पूर्वांचल मास्टर स्ट्रोक की, दिल्ली में पूर्वांचली समाज के भागीदारी की। इस बार पूरे दिल्ली चुनाव में सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक एक शब्द ट्रेंड करता रहा, वो शब्द था पूर्वांचल। दिल्ली विधानसभा की चुनावी लड़ाई पूर्वांचल शब्द और पूर्वांचल समाज के इर्द गिर्द ही रही। पूर्वांचल वोटरों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैली में कहा कि पूर्वांचल ने मुझे सांसद बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है। मोदी पूर्वांचल से सांसद बन करके आया है। पूर्वांचल के लोगों ने मुझे सांसद बनाया, पूर्वांचल के लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है। इतना ही नहीं, भाजपा के जीत के बाद पार्टी मुख्यालय में भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से पूर्वांचल का अभिवादन किया है। इस चुनाव में मैं जहां भी गया, मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे उनके साथ जिन्होंने इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में खास तौर से पूर्वांचल वोटर को बीजेपी की तरफ आकर्षित किया है। और खास हमारे साथ मौजूद हैं एनपैक के डायरेक्टर अनुराग तिवारी जी। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है अनुराग जी। धन्यवाद आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी। बिल्कुल, 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो पाई है और इसमें कहीं ना कहीं पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका अनुभव कैसा रहा, एनपैक का अनुभव कैसा रहा इस जीत में? देखिए, चुनाव का अनुभव बहुत रोचक रहा। इस बार के चुनाव में बहुत सारे नई चीज देखने को मिली, जिसमें से पूर्वांचल समाज इस चुनाव में सबसे ज्यादा केंद्र में रहा। सभी इर्द गिर्द देखिएगा तो पूर्वांचल से ही इर्द गिर्द रहा चुनाव है जी। कहीं ना कहीं पूर्वांचल समाज मजबूत हुआ है और पूर्वांचल समाज की भागीदारी बढ़ी है। आप लोगों ने दिन रात काम किया, बिल्कुल दिन रात काम किया। कैसा वो अनुभव रहा? कितने समय से पहले तैयारी आप लोगों ने शुरू की? किस तरीके से जोश रहा आप लोगों में? देखिए, पूर्वांचल के लोग जब ठान लेते हैं तो उसका कोई समय निर्धारित नहीं होता है। बस पूर्वांचल के लोगों को ठानने की जरूरत है। जब हम लोग पगड़ी बांधते हैं, मुरट्ठा बांधते हैं, जी। जब पूर्वांचल के लोग मुरट्ठा बांध के जब मैदान में उतर जाते हैं तो उसका समय कोई फिक्स नहीं होता है। बस पूर्वांचल के लोग जगे, चुनाव से पहले लोगों ने समझना शुरू कर दिया इस बार क्या करना है जी। बस तैयारी वहीं से शुरू हो गई। इसका कोई लिमिट और निर्धारित समय नहीं है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि कितना प्रतिशत जो है जीत में हिस्सेदारी रहती है पूर्वांचल समाज की? क्या उसका प्रभाव पड़ता है इस दिल्ली विधानसभा के चुनाव में? देखिए, हमारा जो अनुभव कहता है दिल्ली में पूर्वांचल समाज के 40 से 45% वोटर हैं और 40 से अधिक जो मैंने अनुभव किया है, क्योंकि हम लोग भी जीरो ग्राउंड पे रहे जी और ग्राउंड पर देखे, ग्राउंड को समझे और समझने के बाद अपने अनुभव से बता सकते हैं 40 से अधिक सीटों पे पूर्वांचल समाज के लोग डायरेक्ट निर्णायक होते हैं। बिल्कुल, पूर्वांचल समाज के लोग जिस तरफ रुख करेंगे सरकार उन्हीं की बनेगी। इसमें 40 से अधिक सीट है। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि पूर्वांचल समाज जो है किंग मेकर की भूमिका में रहता है दिल्ली विधानसभा के चुनाव में खास तौर से। अच्छा, इस बार सबसे ज्यादा ये भी देखा गया कि कई नारे भी सामने आए। बहुत छोटे से नारे होते हैं लेकिन कमाल बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। ऐसे में एक नारा सबसे ज्यादा सामने आया कि पूर्वांचल ने ठाना है, बीजेपी को लाना है। अब जब इतने बड़े बड़े नारे, आपको क्या लगता है इनका कितना महत्व और कितना प्रभाव पड़ता है चुनाव पर?
उन्नति जी, आपको पहले ही मैंने बताया, पूर्वांचल जब ठान लेता है तो करके मानता है। जी। पूर्वांचल के लोगों को ना कोई पैसा से दबा सकता है, ना कोई लोभ देकर खरीद सकता है। पूर्वांचल के लोग स्वाभिमानी होते हैं और कोई भावना में बहाकर उनको गलत दिशा में मोड़ सकता है, लेकिन कोई चाहे जब हम पैसा के बल पे और धन बल पे उनको डरा कर अपने तरफ मोड़े तो ये नहीं हो सकता। तो पूर्वांचल के लोगों ने इस बार ठान लिया था कि दिल्ली में भाजपा की सरकार लाना है। पूर्वांचल के लोग एक्टिव हुए और यहाँ सरकार बनी बीजेपी की। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब नेतृत्व करने वाला मजबूत व्यक्ति हो और जागरूक हो तो संगठन खुद ब खुद मजबूत होते चला जाता है, संगठन मजबूत हो जाता है। वैसे ही पूर्वांचल मोर्चा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री संतोष ओझा जी, जो दिन रात एक कर संगठन को मजबूत किए, कार्यकर्ताओं को जागरूक किए, पूर्वांचल समाज के वोटरों को जगाने के लिए उन्होंने बूथ स्तर तक, शक्ति केंद्रों पर, मंडल स्तर पर दिन रात लगातार कार्यकर्ताओं, पूर्वांचल, खासकर पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक्टिव किया, जागरूक किया। पूर्वांचल समाज के जो बिहार और यूपी से यहाँ आकर जो बसे हुए हैं उन लोगों के झुग्गी झोपड़ियों में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा वोटर वहीं पे हैं। उन लोगों के बीच में जाकर जगाने का काम किया, समझाने का काम किया उन्होंने, संतोष ओझा जी ने, जिसके कारण पूर्वांचल मोर्चा सबसे मजबूत हुआ और पूर्वांचल के लोग जागरूक हुए जी। पूर्वांचल के जागरूक करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे हिसाब से पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष श्री संतोष ओझा जी का रहा। बिल्कुल। किस तरीके से रणनीति रहती है, एक सही रणनीति क्या होती है जीत के लिए? जी, ये तो बहुत कम समय है, इसमें तो पूरा रणनीति नहीं बात कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, आप लोगों ने मेहनत इतनी की है, उसको शब्दों में बांधना मैं समझ रही हूँ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या है, चुनाव जीतने का सही रणनीति जो है उसको समझे कम शब्दों में और कम समय में, तो अपने अनुभव से हम बता सकते हैं चुनाव जीतने का सही रणनीति है। और सबसे बड़ी बात, चुनाव जीतने की रणनीति क्षेत्रीय समीकरण और क्षेत्रीय आधार पर निर्भर करता है। जो किस क्षेत्र का क्या समीकरण रहता है, किस क्षेत्र का क्या योजनाएं रहती हैं, उस पर निर्भर करता है। लेकिन आपको और बता दें हम, चुनाव आप केवल सामने जो भीड़ दिखती है उससे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बिल्कुल। चुनाव चुनाव जीतने के लिए रणनीति की अहम भूमिका होती है, जिसमें समझने के लिए शॉर्ट में आपको बता दें, जैसे कोई क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, उसको उसमें काम करने का जो तरीका होता है, उस तरीके को अगर हम दो भागों में बांट देते हैं, पहला जो है क्षेत्रीय सर्वेक्षण और दूसरा जो है मीडिया मैनेजमेंट जी। तो क्षेत्रीय सर्वेक्षण जो है उसको हम फिर 3 भागों में बांटते हैं जी जी। क्योंकि हर तरह से हमको तैयार रहना है चुनाव जीतने के लिए, हर तरह से तैयारी करना है। तो क्षेत्रीय सर्वेक्षण को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला जमीनी स्तर पर काम करने की रणनीति, जिसमें क्या जमीनी स्तर पर कैसे क्या काम करना है वो रणनीति होती है। और दूसरा जो है बूथ मैनेजमेंट रणनीति, जो बूथ को मैनेज करने का रणनीति होती है, उस पर काम करना है, कैसे बूथ को मैनेज किया जाए, बूथ स्तर पर कैसे लोगों को जोड़ा जाए, बिल्कुल। क्या वहाँ का जातीय समीकरण है, क्या वहाँ के बूथ स्तर पे क्या जातीय समीकरण रहता है, उसका एनालिसिस करना। जी जी जी। तीसरा रणनीति की बात करें तो मतदान की तैयारी की रणनीति तैयार करना, या कैसे मतदान में कैसे वोटरों को जागरूक करना है, अपने पक्ष में कैसे वोट दिलाना है। क्योंकि देखिए, एक सबसे बड़ा रणनीति होता है चुनाव का समीकरण कभी भी बदल सकता है, हेर फेर हो सकता है जी, जिसमें चुनाव के जीतने के लिए अंत तक पूरा तैयारी करना होता है, अंत तक पूरा तरह से बांध को एक रखना पड़ता है क्षेत्र को, ताकि कोई जीतने में दुविधा पैदा ना हो। और दूसरे पार्ट में जब आए मीडिया मैनेजमेंट रणनीति, तो इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, जैसे प्रेस मीडिया रणनीति और सोशल मीडिया रणनीति। तो प्रेस में भी बहुत सारे रणनीति होता है और सोशल मीडिया में भी बहुत सारे रणनीति होता है, जैसे लोगों को जागरूक करना, अपना कंटेंट पहुंचाना, सरल और आसान शब्दों में, कम समय में और कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पक्ष में जोड़ना होता है जी। इस रणनीति पे काम करना। और क्या है, बहुत कुछ सार्वजनिक तौर पर हम नहीं कह सकते हैं, क्या है, जब सब किसी का अपना अपना रणनीति होता है, तो ऐसा हम लोग का भी है, कुछ गोपनीय रणनीति है, जिससे बहुत सहूलियत से हम लोग चुनाव जीतते हैं और बहुत सारे चुनाव जीते भी हैं।
बिल्कुल, देखिए पर्दे के पीछे जब बेहतर काम हो पाता है तभी पर्दे के सामने बेहतरीन जो है चीज निकलकर सामने आती है। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया बूथ का, पीएम मोदी भी कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं उसको फॉलो किया, ये बहुत अच्छी बात है। अगर अनुराग जी देखा जाए तो पिछले 10 सालों का अगर इतिहास हम देखें तो कहीं ना कहीं कोर वोट रहा है आम आदमी पार्टी का ये पूर्वांचल समाज। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि ये वोट जो है ट्रांसफर हुआ बीजेपी को, कैसे और क्यों हुआ? देखिए वहीं पूर्वांचल समाज की जागरूकता के प्रति और भी कारण है जी। जिसमें केजरीवाल सरकार से लोगों का असंतुष्ट रहना, बिजली, पानी, सीवर की समस्या जस का तस रहा। पूर्वांचल के लोगों के प्रति उनका कोई अलग योजना नहीं आया, उनका नाम तक नहीं लेते थे पूर्वांचल के लोगों को जीतने के बाद। तो ये कहीं ना कहीं आपको पहले भी बता चुके हैं, पूर्वांचल के लोग स्वाभिमानी होते हैं जी। स्वाभिमान के साथ जीना और मरना पसंद करते हैं। आप भावना में बहाकर पूर्वांचल के लोगों को आप जीत सकती हैं, लेकिन डरा कर नहीं। वही हुआ जब चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल जी, हम लोग तो कोई पॉलिटिकल है नहीं जो बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन जो हम अनुभव किए ग्राउंड पे जाकर समझे जो, उसमें केजरीवाल जी के प्रति पूर्वांचल के लोगों का एक आक्रोश था। जैसे बिजली, पानी, सीवर की समस्या जस का तस रहा और पूर्वांचल के लोगों के प्रति उनका कोई खास योजना नहीं चलाई उन्होंने। और भाजपा ने पूर्वांचल स्वाभिमान को मुद्दा बना लिया। जब पूर्वांचल का स्वाभिमान का रक्षा करना है, पूर्वांचल समाज का विकास करना है, पूर्वांचल के लोगों को आगे बढ़ाना है। इसलिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं, और आप भी सुनी होंगी जी जी, जब मैं जहाँ भी जाता हूँ गर्व से कहता हूँ कि मैं पूर्वांचल का सांसद हूँ। और पूर्वांचल का उन्होंने जो मान बढ़ाया उसके लिए भी माननीय मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूलते नहीं है पूर्वांचल समाज को। जब भी वो दौरा करते हैं खास चर्चा का विषय उनका दौरा बन जाता है खास तौर से। और पूर्वांचल के लिए तो उनकी जो विकास की योजनाएं हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग देखते हैं। तो पूर्वांचल समाज, क्योंकि आप भी पूर्वांचली से हैं, तो लगता है आपको कि पूर्वांचल के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान बीजेपी की तरफ से दिया जाता रहा है? हाँ, पूर्वांचल की तरफ से, पूर्वांचल में खासकर पूर्वांचल में माननीय मोदी जी भी एक्टिव रहते हैं। उनकी केंद्र सरकार भी देखने को मिलती है। अब इनके आदरणीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो आम बजट आया जी जी, उसमें खास तौर पर देखने को मिला पूर्वांचल कैसा विकास हो जी, पूर्वांचल कैसे आगे बढ़े, बस इस पे बिल्कुल। बिहार के लिए तो काफी ज्यादा चर्चाएं, काफी ज्यादा घोषणाएं हुई हैं इस बार के आम बजट में, तो देखने को बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया है, एनपेक ने काम किया है, क्या किसी क्षेत्र के लिए या किसी राज्य के लिए काम करने का क्या तरीका है एनपेक का? देखिए एनपेक का काम करने का तरीका, ये तो पॉडकास्ट है, इसमें तो बहुत कुछ एनालिसिस और नहीं बता सकते हैं वैसा, क्योंकि उसके लिए समय चाहिए। जी जी, इसमें कम समय में सब कुछ बताना होता है। मानिए कभी समझने के लिए एक क्षेत्र ले लेते हैं, विधानसभा का क्षेत्र कोई ले लेते हैं, और उस विधानसभा में क्षेत्र लेते हैं या राज्य का लेते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहला काम होता है जो मुख्य लीडर हैं उनका इमेज ब्रांडिंग करना। जो इमेज है उनका, उसको जनता के बीच में कैसे पॉजिटिव लाया जाए और कैसे उनको मजबूत किया जाए, इस पे काम होती है। दूसरा है जो है उसका रणनीति तैयार करना जी, राजनीतिक स्तर पे क्या उनका भूमिका रहा है, कैसे क्या उन्होंने समाज का विकास किया, उसका रणनीति तैयार करना। उसके बाद डाटा एनालिसिस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, उसके अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें आती है जी। बूथ मैनेजमेंट है, उसके अंतर्गत भी बहुत सारी रणनीति होती है। बस ऐसा ही कुछ है जो रणनीति जिसके चलते हम लोग चुनाव जीत सकते हैं आसानी से। बिल्कुल। युवाओं को किस तरीके से भांपते हैं आप लोग? कहीं ना कहीं उनकी राय भी बहुत ज़्यादा कीमती हो जाती है, क्योंकि फील्ड पर भी आप लोग काम करते हैं और कहीं ना कहीं इन हाउस भी काम करते हैं। तो दोनों चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, कैसे समन्वय के साथ आप लोग काम करते हैं? देखिए कहा जाता है हमारे देश में जिस तरफ जवानी चली उस तरफ जमाना चला। बिल्कुल। तो हमारे देश के जो युवा हैं और क्षेत्रीय स्तर पर जो युवा हैं उनको भी आगे आना चाहिए, और आगे आते भी हैं। बहुत सारे जब एक साथ बहुत सारे युवा जब रहते हैं और चुनावी रणनीति पर या क्षेत्रीय समीकरण, क्षेत्रीय का जो मुद्दा है उस पर जब चर्चा होती है तो बहुत खुलकर बहुत सटीक तरीके से युवा बताते हैं जी। इसलिए राजनीति में जो हम लोग कैंपेन भी करते हैं तो स्थानीय स्तर पर युवा को भी जोड़ते हैं
क्योंकि फील्ड पे जाके काम करना और स्थानीय स्तर पर जो मूलभूत समस्या है उसको बताना, हम्म, फिर जो अनुभवी बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी हम लोग टीम में रखते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर जो है उनका ये बहुत बड़ा योगदान रहता है। जी। और सारी चीज़ों को लेकर हम्म, हमारी जो रणनीति बनाने वाली टीम है हम्म, वो सभी मुद्दा को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद फिर उसके अनुसार तरह तरह के जो मुद्दा होते हैं उसको बनाती है। जो चुनाव में बहुत सारे चुनाव के समय में उसका बेनिफिट देखने को मिलता है। बिल्कुल। अंत में बस एक ही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि इतना बेहतरीन आप लोगों ने काम किया है, दिल्ली में बदलाव की उम्मीद अब रखते हैं, क्योंकि अब 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो गई है। हाँ, दिल्ली में सरकार ही बनी बदलाव के लिए, उम्मीद पे ही सरकार बनी, सब किसी की उम्मीद बदलाव का एक उम्मीद रहा। जब बीजेपी सरकार आएगी तो जो समस्या है उसको दूर करेगी, और विश्वास है ये जरूर होगा, क्योंकि हम लोग भी उसी उम्मीद के साथ काम किए, और खासकर पूर्वांचल के लोगों ने भी उसी उम्मीद के साथ बिल्कुल भाजपा को जिताया। और आपको बता दें 38 से अधिक सीटों पर पूर्वांचल जो बहुल क्षेत्र है जी, वहाँ पे 38 से ज़्यादा सीट बीजेपी जीती है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है पूर्वांचल समाज की है, और बीजेपी सरकार में पूरा होगी, क्योंकि उम्मीद पे ही सरकार बनी है और लोगों की उम्मीद एक जागृत हुआ है। जी। उसके बाद सब लोग इकट्ठा होकर भाजपा की तरफ रुख किए और सरकार बनाए। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इतने अच्छे से चर्चा करने के लिए, और उम्मीद यही है कि बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास किस तरीके से अब दिल्ली में देखने को मिलता है, ये बेहद ही खास रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।